नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ऐतिहासिक और दिलचस्प कानूनी मामले की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1956 के लैंडमार्क जजमेंट बासदेव बनाम पेप्सू राज्य की। ये केस शराब के नशे और क्रिमिनल लायबिलिटी यानी आपराधिक देयता के बीच की उस बारीक और उलझी हुई रेखा को एकदम साफ करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बड़े ही नाटकीय सवाल पर गौर कीजिए। क्या अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा शराब पीना किसी हत्या को सही ठहरा सकता है? मेरा मतलब है, क्या कोई कोर्ट में खड़ा होकर ये कह सकता है कि देखिए, मैंने अपनी मर्जी से पी थी, मैं तो नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए? यही वो सबसे बड़ी कानूनी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम 1954 की एक दुखद शादी के बारे में जानेंगे, फिर समझेंगे कि नशे को लेकर कानून में बचाव के क्या रास्ते हैं। इसके बाद ज्ञान यानी नॉलेज और आशय यानी इंटेंट के फर्क को डिकोड करेंगे। फिर हम बासदेव केस का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और अंत में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो आइए सबसे पहले चलते हैं साल 1954 में और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तारीख थी 12 मार्च 1954। हरिगढ़ गांव के लोग पास के ही एक गांव में दोपहर के वक्त एक शादी के जश्न में इकट्ठा हुए थे। इसी भीड़ में बासुदेव नाम का एक शख्स भी मौजूद था, जो दरअसल एक रिटायर्ड मिलिट्री जमादार था। उस दिन बासुदेव ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, एकदम नशे में धुत। तभी बासुदेव 15 साल के एक लड़के मगर सिंह के पास जाता है और उससे बैठने के लिए जगह मांगता है। लड़का अपनी जगह से हटने से मना कर देता है और फिर बासुदेव अपनी पिस्तौल निकालता है और उस लड़के के पेट में गोली मार देता है। मौके पर ही उस बच्चे की मौत हो जाती है। इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि दोनों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं, कोई मोटिव नहीं, बस एक पल का गुस्सा और एक जान चली गई। अब सवाल यह है कि कानून इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखता है। आइए इस इंटॉक्सिकेशन डिफेंस यानी मत्तता के बचाव के कानूनी पहलू को समझते हैं। क्रिमिनल लॉ की दुनिया में एक बहुत ही फेमस लैटिन कहावत है, एक्टस नॉन फैसिट रेयम निसी मेंस सिट्रिया। सुनने में भले ही थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कोई भी काम तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उसे करने वाले का मन भी दोषी ना हो। मतलब सजा देने के लिए सिर्फ दोषी कार्य का होना काफी नहीं है, उसके साथ एक दोषी मन यानी मेंस रिया का होना बिल्कुल जरूरी है। और यहीं पर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की दो बेहद अहम धाराओं का रोल आता है। धारा 85 बात करती है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की, मतलब जब आपको धोखे से या जबरदस्ती नशा कराया गया हो। ऐसे केस में आपको कानूनी बचाव मिल सकता है। लेकिन धारा 86 पूरी तरह से वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन यानी अपनी मर्जी से नशा करने पर लागू होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कानून आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हमारी नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 23 और 24 में भी बिल्कुल यही नियम लागू होते हैं। सोचिए, ये बहस कितनी पुरानी है। 1838 के रेजिना बनाम क्रूज नाम के एक पुराने इंग्लिश केस में अदालत ने कहा था, कोई व्यक्ति नशे में इतना चूर हो सकता है कि वो कोई इरादा या इंटेंशन बनाने के ही काबिल ना हो, फिर भी वो बहुत भयानक हिंसा का दोषी हो सकता है। ये साफ दिखाता है कि पीढ़ियों से कानून इस बात को लेकर संघर्ष करता आया है कि नशे में की गई हिंसा को कैसे डील किया जाए। अब हम आते हैं इस पूरे केस के सबसे नाजुक और अहम हिस्से पर, नॉलेज बनाम इंटेंट। देखिए, कानून की नज़र में ज्ञान यानी नॉलेज और आशय यानी इंटेंट के बीच जमीन आसमान का फर्क है। नॉलेज का मतलब है कि आपको बस ये पता है कि आपके काम का नतीजा क्या हो सकता है, लेकिन इंटेंट का मतलब है कि आपका मकसद ही वही खास नतीजा पाना था। कानून कहता है कि अगर आप अपनी मर्जी से शराब पीते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपको अपने काम की नॉलेज थी, लेकिन आपका इंटेंट क्या था, ये आपके आसपास के माहौल और आपके बर्ताव से तय किया जाएगा। इस बात को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1920 के एक बहुत बड़े केस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड में बिल्कुल साफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आप नशे में हैं लेकिन आप ये साबित नहीं कर पाते कि आपका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था, तो यही माना जाएगा कि आप अपने काम के नतीजों का इरादा रखते थे। आसान भाषा में कहें तो, मैं नशे में था और मुझे गुस्सा आ गया, ये बोलकर आप कानून से बच नहीं सकते। चलिए अब इन सारे कानूनी पेचों को वापस बासदेव के केस पर अप्लाई करते हैं। क्या ये मर्डर था या सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड? सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक ही बड़ा रहस्य था। क्या घटना के वक्त बासदेव की दिमागी हालत ऐसी थी कि वो एक दोषी आशय यानी गिल्टी इंटेंट बना सके? अदालत को सिर्फ उस दिन के उसके बर्ताव को देखकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करना था।
और फिर जजों ने गवाहों के बयानों को बारीकी से परखा। उन्होंने क्या नोटिस किया? पहला, बासदेव भले ही नशे में लड़खड़ा रहा था, लेकिन वो बिना किसी सहारे के खुद चलकर शादी में पहुंचा। दूसरा, उसने बाकायदा अपने बैठने के लिए एक खास जगह चुनी। तीसरा, उसने उस लड़के को वहां से हटने के लिए कहा। चौथा, गोली चलाने के तुरंत बाद उसने वहां से भागने की कोशिश भी की। और सबसे बड़ी बात, जब उसे पकड़ा गया तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने माफी भी मांगी। ये सारी बातें चीख चीख कर कह रही थी कि भले ही उसने बहुत शराब पी थी, लेकिन उसका दिमाग इतना काम जरूर कर रहा था कि वो अपने आसपास की चीजों को समझ सके। तो अब वक्त आ गया था फैसले का। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना क्या फाइनल जजमेंट दिया। कोर्ट का फैसला बिल्कुल दो टूक था। बासदेव यह साबित करने में पूरी तरह फेल रहा कि वो दिमागी तौर पर इंटेंशन बनाने में अक्षम था। नतीजा, कोर्ट ने उसकी सजा को सेक्शन 304 यानी गैर इरादतन हत्या में कम करने से साफ मना कर दिया। उसकी सजा को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के तहत ही बरकरार रखा गया। तो टेक अवे क्या है? यही कि अपनी मर्जी से किया गया अंधाधुंध नशा आपको सजा से नहीं बचा सकता, खासकर तब जब आपको अपने एक्शंस की थोड़ी सी भी अवेयरनेस हो। और अब खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर हमारा पूरा कानून और न्याय प्रणाली किसी इंसान के एक अदृश्य दिमाग की स्थिति को पढ़ने पर टिकी है, तो आज के इस दौर में जहां तरह तरह के नए और खतरनाक ड्रग्स मौजूद हैं, हमारी अदालतें इन नशे में किए गए अपराधों को आखिर कितनी सटीकता से जज कर पाएंगी? जरा सोचकर देखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।